KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो हमारा 30 दिन तक चलेगा। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए चलते हैं। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर मैंने पूरी केमिस्ट्री को 30 दिन के अंदर सेग्रीगेट किया है। पहले 9 दिन में हम फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक साथ ही उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ये मैंने जैसे अभी बताया। फिर उसके बाद अगले 15 तारीख तक 15 दिन में हम इनऑर्गेनिक खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में बायोमोलिक्यूल्स एंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे डे 1 है, चैप्टर सॉल्यूशन है, उसका लेक्चर 1 है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे क्या होता है, फिर हेनरी लॉ, उसकी एप्लीकेशन और लिमिटेशन। फिर इन सभी टॉपिक्स के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी। अब उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी क्लासेस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूजर्स हैं तो क्लास प्लस का ऐप डाल के उसमें ORG कोड में जब आप डालेंगे ICO तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इससे होगा क्या, आप जब इस एप्लीकेशन में जाएंगे तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फ्री मटेरियल पे जाएंगे, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होगा वहां पे ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है आपको वहां पे फ्री मिलेंगी, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे टेस्ट भी देखने को मिलेंगे जो आपके फ्री मॉक टेस्ट है वो। इसके अलावा ऐसे ही नहीं, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जो अदर सब्जेक्ट है हमारे वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, 2 कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम बेसिक सी बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेट्स से कि हमारे पास जो है एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने पानी लिया, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं शुगर ऐड कर देता हूं। अब जब मैंने शुगर ऐड करी तो ये जो एक मिक्सचर बनेगा ये होगा हमारा सॉल्यूशन। हम सबको पता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है या लेसर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इन दोनों के होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन का हम पहले टाइप देखें तो पहले टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी कितने कंपोनेंट इसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। तो अगर सबसे पहले देखें बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जैसे कि सबको पता है बाइनरी, बाई दैट मींस 2। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है आपके 2, यानी 2 कंपोनेंट को जो हम मिक्स करेंगे उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास वाटर था जिसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, शुगर। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें कि हमारे कंपोनेंट होंगे 3, सही है। मान लीजिए शुगर है, इसके अंदर फिर से हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो 3 कंपोनेंट का क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर एक और कंपोनेंट हम ऐड कर दें, ठीक है भाई, कुछ भी ऐड कर दीजिए, मान लीजिए सैंड ऐड कर दीजिए। सैंड से तो खैर होमोजेनियस नहीं बनेगा, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन वो कहलाएगा जिसके अंदर होंगे कितने कंपोनेंट, 4। देखिए हम अपनी जो जनरल केमिस्ट्री अभी जो हम पढ़ते हैं 11th 12th और जो आगे तक पढ़ते हैं, हमारा जो मेनली फोकस होता है वो बाइनरी पे होता है। मैक्सिमम से ज्यादा 3 पे चले जाते हैं, बट मैक्सिमम जो चीजें हम स्टडी कर रहे होते हैं ना बाइनरी सॉल्यूशन पे ही हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप है, किसके बेसिस पे, कितने कंपोनेंट हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर दूसरा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर। अब देखिए ये कह रहा है कि सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया वाटर है या नहीं, ठीक है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन,
ठीक है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। ये फिक्स कर दिया हमने, बाकी उसमें फिर कुछ भी ऐड करती रहेंगे कह रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, भाई कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है या कोई अदर लिक्विड हो सकता है, बट वाटर नहीं होगा, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा दूसरा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमने वाटर फिक्स किया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तीसरा टाइप है जो आपको एनसीईआरटी में ये टेबल भी देखने को मिलेगी। तो ये कहता है कि अब हम ये देखें कि सॉलिड और सॉल्वेंट हम फिक्स कर रहे हैं, क्या होता है कैसे होता है, तो अलग अलग एग्जांपल होंगे सॉल्यूशन के। तो देखें, जैसे कि पहले मैं इस टेबल में देखूं तो सॉल्वेंट मैंने फिक्स किया सॉलिड, ठीक है, सॉल्वेंट मैंने सॉलिड फिक्स किया और सॉलिड में चेंज कर रहा हूं, तो मेरे को कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे कि उसके एग्जांपल जनरली हमें रियल लाइफ में क्या देखने को मिलता है उससे रिलेटेड। तो अगर हम सॉल्यूट की बात करें, अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो क्या सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड, जो कि होता है हमारा एलॉय। भाई एलॉय होता है ना, जैसे कि ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है ना, ओलंपिक में मेडल मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तो वो सब क्या है, एलॉय, ठीक है। दूसरा लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि आप सॉल्वेंट जो है हमारा सॉलिड ही है, बट हम इसमें जो सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं वो लिक्विड कर रहे हैं, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। जैसे कि हमारा अमलगम हो गया, अमलगम जैसे कि मरकरी अमलगम होगा, मरकरी को हम किसी भी मेटल में मिक्स कर देते हैं, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जनरली डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं मरकरी अमलगम को। फिर तीसरा जैसे कि हमें गैस इन सॉलिड, ठीक है, अब हमने तीसरा सॉल्यूट लिया गैस, गैस इन सॉलिड हमारा सॉल्यूशन बना, एग्जांपल हुआ H2 इन पैलेडियम और प्लेटिनम। जनरली आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी होगी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, अनसैचुरेटेड बॉन्ड वो सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस हम उसमें ऐड कराते हैं, राइट। कैसे कराते हैं भाई, हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की प्लेट ले लेते हैं, उस पे जो है हाइड्रोजन गैस को डाल देते हैं, क्योंकि गैस डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगी, उसके लिए ना एक सरफेस चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। तो प्लेटिनम और पैलेडियम का काम क्या होता है कि भाई सरफेस प्रोवाइड कर देता है, वो हाइड्रोजन उस पे डाल देते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद आप जो है अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो है ऐड कर देते हैं और फिर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। तो ये हमारा एक तीसरा एग्जांपल होता है, जैसे कि गैस इन सॉलिड, ये रिएक्शन आपको जनरली देखने को मिलती है। फिर आते हैं हम, अब देखिए सॉल्वेंट अब हम चेंज कर रहे हैं, सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड, ठीक है, सॉल्वेंट अब हमने लिक्विड कर दिया और सॉलिड फिर से हम देखेंगे। तो अब मैं सॉलिड अगर सॉलिड लूं तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, सिंपल, पानी के अंदर चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया। फिर आता है लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड और सॉलिड भी लिक्विड। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया अल्कोहल इन वाटर, भाई हमने पानी के अंदर क्या मिक्स कर दिया, अल्कोहल मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर आता है लिक्विड और गैस, यानी अब हम गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, यानी गैस इन लिक्विड हो गया। जो एग्जांपल है हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, भाई जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं ना, पेप्सी वगैरह, कोका कोला, उन सब में क्या होता है, CO2 मिक्स होता है वाटर के अंदर, ठीक है। फिर अब हम सॉल्वेंट फिक्स कर रहे हैं गैस, अगेन सॉलिड लिक्विड गैस, हम सॉल्यूट लेंगे। तो देखिए पहला जो सॉल्यूशन बना हमारा सॉलिड इन गैस बना, जिसका एग्जांपल है आयोडीन वेपर इन एयर, डस्ट इन एयर। सिंपल, एयर के अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम ले सकते हैं। फिर आता है हमारा लिक्विड इन गैस, ठीक है, जैसे मॉइस्चर हो गया, आपने देखा होगा अभी जैसे कि बारिश चल रही है, ठीक है, तो बारिश के समय क्या होता है, हवा के अंदर ना मॉइस्चर आ जाता है, यानी कि वाटर क्या होता है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो हो गया हमारा लिक्विड इन गैस। या दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस N2 गैस, ठीक है। फिर आता है हमारा जैसे कि गैस इन गैस, गैस इन गैस तो सिंपल एयर, एयर जो है हमारा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, भाई नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एक सिंपल एग्जांपल दूसरा है N2 प्लस O2,
सीबीएसई में कई बार क्या होता है ना, इससे रिलेटेड आपको कोई एग्जांपल पूछ लेते हैं, आपको जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे देंगे और उससे आप एग्जांपल पूछ लेंगे। तो ये होता है हमारा तीसरा टाइप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहले आता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं अगेन एग्जांपल ले लेता हूं भाई, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर के अंदर मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट, ठीक है। तो मुझे मास परसेंटेज निकालना है सॉल्ट का, क्योंकि यहाँ पे वाटर का सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है मेरा सॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं निकाल सकता हूं भाई मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मैं कितना सॉल्ट ले रहा हूं उसका मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन भाई मिक्स करने के बाद जो टोटल मास आएगा इनटू 100, तो मास परसेंटेज निकाल सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं भाई, जब मैंने इसको इसके साथ मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बना उसका मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, तो वो हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया वो, और जितना मैं सॉल्ट ले रहा हूं उसका मास हो गया, तो अगेन मैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकता हूं सॉल्यूट का। फिर आते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब मैं कोई और लिक्विड ले लूं जिसका मुझे वॉल्यूम पता हो, ठीक है, अल्कोहल ले लूं वाटर के अंदर, अब मैं क्या ले लूं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं ले लूं, ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे अब अल्कोहल ले रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इसका वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया। टोटल वॉल्यूम क्या होगा भाई, जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों का सॉल्यूशन, वो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया इनटू 100, तो ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। देखिए तीन जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इनका ज्यादा बेनिफिट 12th में बोर्ड में कम आता है, क्वेश्चंस भी बहुत ही कम है, 11th का ये ज्यादा रहता है। हमें भी थोड़ा बहुत देखना है, और जो हमें सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो तीन टर्म पे करना होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। चलो उससे पहले एक और टर्म देख लेते हैं, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। तो बेसिकली क्या होता है पीपीएम, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली ये सॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है, जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल है, उस बहुत बड़े सैंपल में एक छोटे से कंपोनेंट के बारे में हमें पता करना है कि क्या कंसेंट्रेशन है, तब हम पीपीएम यूज करते हैं, क्योंकि ये 1 मिलियन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये 1 मिलियन के लिए यूज होता है। तो हम जो सैंपल लेंगे वो मिलियन में होगा, और उसके अंदर एक छोटा सा सैंपल होगा किसी कंपोनेंट का, उसका हम निकालेंगे कितना कंसेंट्रेशन है। जनरली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, वहां पे इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे जैसे कि सॉल्ट है या लेड है, इस टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो हमें पीपीएम में मेजर करने होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर भी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं इसको देखो समझाता हूं क्या है। बेसिकली लेट्स से कि भाई हमने जो है दो कंपोनेंट लिए, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने वाटर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला, ठीक है। सॉल्ट को लेट्स से ए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सॉल्ट को हम बी बोल देते हैं, सॉल्ट को हम सॉरी ये हो गया, हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में हमने लिया वाटर, ठीक है, उसके अंदर हमने ऐड किया सॉल्ट, राइट। वाटर को हमने माना ए, सॉल्ट को हमने माना बी,
देखिए एनसीईआरटी वालों ने ना जनरली जो सॉल्यूट है उसको बी या 2 माना है, मैं इसीलिए वही क्या कहते हैं वही रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो वो होंगे हमारे NB, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे हमारे Na। ठीक है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो वो होगा Na अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट आप ले रहे हो उनका सम कर दो, अगर 3 होते तो तीसरा NC हो जाता। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन में B का निकाल सकता हूं, वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, एक और जो जरूरी बात है वो है हमारा जो दोनों मोल फ्रैक्शन होते हैं XA प्लस XB, इनका सम होता है हमारा 1। अच्छा, और भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो भी 1 होगा। लेट्स से जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको XA XB प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ऐसे चलता रहेगा, सबका सम क्या होगा 1। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल होता है कि हमने XA निकाल लिया तो XB जो है हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको काई बोलते हैं, बट X बोल दो, क्या सिंपल रिप्रेजेंटेशन और बोलने में भी आसान रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, हम सॉल्यूट जो ले रहे हैं उसके हम मोल्स निकाल लेंगे, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे वो केजी में लेंगे। ठीक है, अगर ग्राम होता है तो ऊपर जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे भाई 1000 से। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे देखें मोलैरिटी, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में होता है, ml में होगा तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ये ml में होगा। ठीक है, ऐसे ये ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इन सब में ना एक सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स में एक ही टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और वो है मोलैरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता भी है। ऐसा इसीलिए देखिए अगर आप मोलैरिटी देखोगे तो उसके अंदर आता है हमारी वॉल्यूम वाली टर्म आती है, तो जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम कम होता है। अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो वीक हो जाएगा उनके बीच का फोर्स, तो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, तो वॉल्यूम में ना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो सेटल हो जाएंगे एक दूसरे के पास, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है, तो जहां जहां भी वॉल्यूम की टर्म आएगी ये समझ लीजिए वहां पे वो टेम्परेचर पे वो टर्म डिपेंड करेगी। मोलैरिटी नहीं करती है, क्यों, क्योंकि वहां पे दोनों ही चीजें, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो तो क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो भी डिपेंड नहीं करता, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोल फ्रैक्शन जो है वो भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन रहता है ना वो ये रहता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मोलैरिटी क्यों करती है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये था हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए आप लोग जाहिर सी बात है आप 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक कोर्स है कुछ जो सीयूटी के लिए चल रहे हैं अभी, जो है उड़ान बैचेस, ह्यूमैनिटी के, साइंस के, कॉमर्स के। ठीक है, जिसके अंदर हम सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप जनरल लैंग्वेज टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सारथी बैच भी चल रहा है। इन सभी बैच के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कि भाई ये बैच कहाँ है,
कौन सी चीज कैसे मिलेगी, आप सिंपल इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए ये हमारा CUT का अभी जो लास्ट 2024 का रिजल्ट है, जिसके अंदर रिद्धि जी ने जो है 100% स्कॉलरशिप ली थी MIT यूनिवर्सिटी में। तो आप हमसे CUT के लिए इस तरीके से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करें अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो बेसिकली फैक्टर ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स इन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम किसी लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर रहे हैं तो उस पर कैसे फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, घुलनशीलता, हिंदी में बोलते हैं इसको घुलनशीलता। भाई किसी चीज के अंदर कितना घुल रहा है, भाई पानी में मैंने चीनी डाली तो वो कितनी घुल गई, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या मैं सॉल्यूट ले रहा हूँ सॉल्वेंट ले रहा हूँ, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में, ठीक है। जैसे NaCl है, ठीक है, उसमें पोलैरिटी होती है, तो वाटर में मिक्स होता है क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखिए एक्सोथर्मिक होता है, हम सभी को पता है, उसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। जब हीट रिलीज होगी तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो अब देखिए टेम्परेचर में बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, भाई मैं मान लीजिए जहां पे ये सेटअप हो रहा है, जहां पे ये चीज हो रही है, मैं उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा दूं। अब इसको भी तो हीट रिलीज करनी है रिएक्शन करने के लिए। अब जब वहां का ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये हीट रिलीज ही नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्यूशन है मेरा उस तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अब इसी सिनेरियो में अगर मैं हीट क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो यहाँ पे हीट ऐड करनी थी और मैं वहां पे हीट बढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, और अच्छा होगा ना, सॉल्यूशन अच्छे से बनेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा इफेक्ट जो है प्रेशर है। तो देखिए जब हम सॉलिड को लिक्विड उसके अंदर लिक्विड में मिक्स करते हैं ना, तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसकी अगर हम बात करें तो देखो अगेन नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। भाई गैस और सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखिए जब भी आप गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो चीज हमने यहां पर डिस्कस की है वो यहां पे भी एप्लीकेबल है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे बहुत डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यही हम पूरा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए तो अभी देखिए हेनरी लॉ, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हेनरी लॉ क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा KH आ जाता है, ठीक है, जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। कोई चीज जब दो क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है तो ग्राफ जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा KH आता है। ये KH क्या बता रहा है भाई, हमारा स्लोप को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन देखें हेनरी लॉ की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए अगर आप CUT, जैसे कि हमारे पास सोडा वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक है, आप उसमें गैस मिक्स करना चाहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़िया है, तो आप क्या करोगे, उसे हाई प्रेशर पे रखते हो, है ना। आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो फ्रिज में रखी जाती है, ठीक है, और सील बंद होती है ढक्कन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, टेम्परेचर लो होता है, सही है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, मान लीजिए 2 लीटर की पी ली, और उसके बाद फिर ढक्कन लगा के रख दिया, फिर उसके बाद वही टेस्ट जो फिजीनेस है वो नहीं आता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आपको हाई प्रेशर चाहिए होगा। दूसरा, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन इन ब्लड द टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स। तो बेसिकली देखिए क्या होता है ना, जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक टैंक लेके जाते हैं, सही है। अब मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए सरफेस है, पानी का लेवल है, ये यहाँ से अंदर की तरफ डिप कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी के अंदर तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जो टैंक वो ले जाते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन भर के ले जाएं तो उस हाई प्रेशर से क्या होगा? ऑक्सीजन टैंक पिचक जाएगा, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी। तो उस टैंक के अंदर ना दूसरी गैसेस भी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस यानी N2 और हीलियम। अब वो क्या, इनका काम होता है कि भाई इनको मिक्स कर देते हैं तो टैंक को ना वो पिचकने से रोक देता है। बट इसका एक दूसरा इंपैक्ट भी हो जाता है। क्या? जब हम हाई प्रेशर में नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड मतलब बॉडी को चाहिए, ये नाइट्रोजन गैस भी घुल जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन आपके ब्लड में हाई प्रेशर पे घुलती है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ भी तो नाइट्रोजन गैस है, बट वो नहीं घुलेगी, इनटेक तो मैं कर रहा हूं ना, पर क्योंकि यहाँ इतना हाई प्रेशर नहीं है कि वो घुल जाए, लेकिन पानी के अंदर वो नाइट्रोजन गैस घुल जाती है, ठीक है। अब होता है कि जब वो पर्सन ऊपर आएगा तो दोबारा से प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां पे लो हो जाएगा। प्रेशर लो होगा तो जहां जहां मतलब कि वो गैस डिसॉल्व है ना, नाइट्रोजन, वो निकलने को भागेगी। जब निकलने को भागेगी तो वहां पे ना छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? बेसिकली इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, अनोक्सिया उसको हम बोलते हैं। नहीं सॉरी, अनोक्सिया तो दूसरा होता है, कोई वर्ड होता है, आई थिंक इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाती है। फिर आते हैं हम यहाँ पे तीसरा, अगर हम एप्लीकेशन देखें तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम पहाड़ी वगैरह पे जाते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें ना ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो होता क्या है कि भाई जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है ना वो अच्छे से क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रेशर वहां पे थोड़ा सा लो हो जाता है तो ऑक्सीजन घुल नहीं पाती है, तो हमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल है या कब नहीं है? तो देखिए, द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई और टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी ये कंडीशन होगी तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर जो होता है गैस का वो ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। गैस शुड नॉट बी अंडरगो एनी केमिकल चेंज, गैसेस के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब जिन गैसेस को लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, गैसेस को मिक्स कर रहे हो, उनके बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, गैसेस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब जो हमारे पास जो मैंने जैसे कि अभी बताया था, हमारे सीयूटी के बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैचेस, जिसमें अगर आप उसको एनरोल करते हैं और उसको लेते हैं तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ठीक है। ये हमारा कुछ स्टडी मटेरियल है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अलग अलग डोमेन का है, जो आपको उसके साथ फ्री मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये अब हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो मोलैलिटी कह रहे हैं कि मोलैलिटी सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो मोलैलिटी है क्या लिक्विड स्टेट में चेंज होती है विद टेम्परेचर। तो पहला तो असर्शन ही गलत है, ठीक है, असर्शन ही गलत है, क्योंकि मोलैलिटी तो टेम्परेचर पे चेंज ही नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों ही चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो मोलैलिटी भी नहीं करेगी। अब रीजन अगर हम देखें, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है भाई, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का चेंज होता है टेम्परेचर के साथ।
तो हमारा रीजन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, स्टेट द हेनरी लॉ, राइट इट्स टू एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया भाई, स्टेट लॉ को आप बता दोगे। स्टेट लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। दो एप्लीकेशन लिख सकते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर CO2 का मिक्सिंग, साथ ही आप जो स्कूबा डाइवर्स लिख सकते हो, ठीक है। एनॉक्सिया के बारे में लिख सकते हो, जब हाई एल्टीट्यूड पे वो पर्सन जाता है। तो सिंपल है, 2 मार्क्स का ये इसी साल का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आते हैं हम वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम इसको समझे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, KH मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये होता है हमारा। तो मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। प्रेशर को मैं कांस्टेंट मान लूं, तो हमारा जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो इनवर्स रिलेशन रखता है मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के इनवर्स रिलेशन रखता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, इंक्रीज KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी की रिलेशन देख लो भाई। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कोल्ड ड्रिंक के केस में बताया, फ्रिज में रखते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा दो, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी KH क्या होगा, बढ़ जाएगा, सही है। मैं लिख देता हूं 1/KH, इनवर्स रिलेशन है मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्युबिलिटी की। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, यानी कि KH बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे KH बढ़ेगा। यानी मैं एक रिलेशन और देखूं तो टेम्परेचर KH के डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। तो KH इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं भाई गलत हो गया। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सेट 1 का क्वेश्चन था ये, 1 नंबर का, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए भाई, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। सॉल्युबिलिटी, अगेन भाई जो पानी के जानवर हैं, मछलियां वगैरह हैं, उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब पानी के अंदर O2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने पे O2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सही है। ठंडे पानी में ज्यादा घुलती है ऑक्सीजन। तो अगर हम यहां देखें तो रीजन हम देख सकते हैं, ड्यू टू द मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, ठीक है। Sprinkling of the salt help in cleaning the snow-covered road in hilly areas. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको जब डिप्रेशन पॉइंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से क्या होता है। बेसिकली जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमारा जो उड़ान बैच चल रहा है, जो अभी 2024 जो गया था उसका ये रिजल्ट था, जिसमें कई लोगों ने अच्छा जो है परफॉर्म किया और एक पर्सन को जो है MIT यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप भी मिली है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब इस अगले लेक्चर में हम इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। आज हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म देखी, हेनरी लॉ देखा, उसकी एप्लीकेशन समझी, लिमिटेशन समझी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। तो मिलेंगे हम अपने ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP classes dedicated to excellence.